इस समय भले ही सरकार और विपक्षी दल हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हों, लेकिन देखा जाए तो सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में काम के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो देखना यही होगा कि एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश चुनाव को देखते हुए जनता किन मुद्दों पर, किन आधार पर मतदान करती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर इस बार के चुनाव की बात करें, आपके हिसाब से जनता किन मुद्दों को लेकर प्राथमिकता देगी, जिसके आधार पर मतदान होगा? देखिए, जनता को जो सुविधाएं कभी नहीं मिली वो मोदी जी की सरकार आने पर केंद्र में वो इस तरह की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर सभी लोगों को जो पात्र थे, आवास नहीं है तो आवास, शौचालय नहीं तो शौचालय, या उनको इलाज नहीं है तो इलाज के लिए अलग से जो है योजना, आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा किसानों को भी किसान निधि सम्मान देना, गैस सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत देना, इस तरह वो तमाम चीज़ें लोगों के लिए कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, और देश को, आम गरीब आदमी को उठा करके उसे अपने पैरों पे आर्थिक रूप से खड़ा करने का हर संभव प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये देखा कि जो है जिन जिन स्टेट में, जिन जिन राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उन राज्यों में तो हूबहू केंद्र की योजनाओं को नीचे तक के लागू किया गया। जैसे आवास योजना ले लें तो 2.5 लाख रुपए का आवास मिलता है शहर में, 1,20,000 का ग्रामीण क्षेत्र में, और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी, एक शौचालय भी। मैंने देखा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, वहां पर वो 1.5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार से जाता है और 1 लाख रुपए वहां की स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो 1.5 लाख रुपए ही केवल आवास में दिया जा रहा है और स्टेट की गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही। लेकिन जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर जो है पूरा पैसा 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000, 90 दिन का मनरेगा की मजदूरी। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वो सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। अगर आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री ने स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत 3024 EWS फ्लैट का उद्घाटन किया। जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और गरीबों को आवास मिलेगा, ये तो अच्छा काम है, लेकिन टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और गुजरात में विधानसभा है, हिमाचल में विधानसभा है, तो अभी ही क्यों? क्या इसका फायदा एमसीडी चुनाव में मिलेगा आप लोगों को? देखिए, किसी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये उद्घाटन नहीं किया गया। 3024 आवास आज आवंटित किए गए। मैं खुद था उसमें, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, मेरे ही डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास बेसिर पैर की बात करते हैं। अरे, विपक्ष को तो इस बात के लिए खुशी होना चाहिए कि 3024 लोगों को, जिनको उनको आवास देना चाहिए, जिनकी सरकार है यहाँ पर, उन लोगों ने आवास नहीं दिए। या जहाँ पर बीजेपी के अलावा किसी की सरकार है, क्या उन लोगों ने किसी स्लम एरिया में किसी को आवास उपलब्ध कराने का काम किया? तो जब वो खुद जो काम नहीं कर रहे हो, अगर केंद्र सरकार काम कर रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी स्लम्स एरिया हैं ये शुरुआत है, और बाकी जहाँ पर है ज़रूरत पड़ेगी सबको आवास देने का काम किया जाएगा। एक आत्मनिर्भर भारत, एक मजबूत भारत, ऐसा भारत जिनके पास हो शौचालय हो, उनको क्या कहते हैं, उनके लिए इलाज के लिए उनके पास अपना आयुष्मान भारत कार्ड हो, रोज़गार के लिए उनके पास अगर चाहते हैं तो बगैर गारंटी का लोन लें, सारी चीज़ें, रोज़गार हो, तो हर चीज़ को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को सन 2047 तक, जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे या 100 साल पूरे होंगे, तब इस देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिसका कार्यक्रम, पूरा एजेंडा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना लिया है। 25 साल एडवांस का बना लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
100 साल एडवांस सोचते हैं, 200 साल एडवांस भारत के लिए सोचते हैं कि कैसे 200 साल बाद हमारा भारत कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए, उसकी सोच लेकर के चल रहे हैं। विपक्ष केवल जो है मोदी जी पर बातों का प्रहार करता है, झूठ मूठ के जो है बातें प्रचार करना, गलत करना। और मोदी जी इस देश के विकास के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास जारी रहना चाहिए। यूपी सरकार की यदि बात करें तो योगी जी के कानून मॉडल, यूपी मॉडल की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में समस्याओं के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ी परेशानी है भाजपा के लिए? कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जातीय समीकरण को अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, महात्मा गांधी जी का मिशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन अंत्योदय, तो ये जितने मिशन हैं, इस मिशन पे जातिवाद अपने आप खत्म होता है, क्योंकि गरीब तबके के लोगों की मदद करने की बात है। संत गाडगे, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, इन सब लोगों के मिशन को पूरा कर रही है हमारी मोदी जी की सरकार, पूरा करने का काम कर रही है। तो ये विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, लोगों को विकास की तरफ ले जाने की बात हो रही है। इसलिए ना कोई जातिवाद इसमें रोड़ा आएगा, ना कोई किसी प्रकार का रोड़ा आएगा। उत्तर प्रदेश में हम 2014 से ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती, उन्होंने जनता से ये अपील किया कि आप लोगों को 5 साल में सरकार को बदल देना चाहिए, वरना जनता का ही घाटा होगा, सरकारें तानाशाही रवैया अपनाएंगी। सीधे तौर पर निशाना बीजेपी सरकार पर। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की वापसी होगी हिमाचल प्रदेश में? निश्चित तरीके से बीजेपी की वापसी होगी, और प्रियंका जी की इस बात का कोई असर नहीं है। उनको अपने पास्ट टाइम अपनी इस सरकार का देखना चाहिए, पार्टी का, कि पिछले बार अभी 10 साल सरकार उनकी रही, 2004 से लेकर के 2014 तक। तो उस समय बोलना चाहिए था कि सरकार बदलो, 10 साल नहीं चलाएंगे, 5 ही साल चलाएंगे, या उसके पहले लगातार 40-50 साल तक की सरकार चलती रही। तो ये सोच प्रियंका जी की बताती है कि दूरदर्शिता उनके अंदर नहीं है, केवल सत्ता पाने के लिए लोगों को भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनके पास ये कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे, 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए, ये उनकी जो बात है, ये बेकार की बात है, बेसिर पैर की बात है, और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए जो है वो कांग्रेस वगैरह जो है अपने आप किनारे हैं, और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि 2024 में हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को, मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। तो जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए लोग बीजेपी को वोट करेंगे, और फिर से हिमाचल प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाएंगे। गुजरात के मोरबी में जो पुल का हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसको लेकर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं सरकार उनको बचा रही है, और साथ ही तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार पर। क्या आपको लगता है कि ये जो हादसा हुआ है इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। किन लोगों के द्वारा ये हादसा किया गया, ये जांच का विषय है, और इसके लिए जांच भी बैठ गई है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मौके पे गए थे, वहाँ जो लोग घायल लोग हैं उनसे मिले, पीड़ित लोगों से मिलने का काम किया। पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता समझ रही है कि चुनाव के पीरियड में ये घटना क्यों हुई, एक बात। दूसरी बात, जितनी क्षमता वहाँ जाने की थी, जिन लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, उन लोगों ने क्षमता से अधिक लोगों को पर्ची काट करके जाने क्यों दिया? कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है जानबूझ करके की गई है कि पुल ये गिरे? तो वो जांच के दौरान पता चलेगा। लेकिन पूरे प्रदेश में, गुजरात में और पूरे देश में निश्चित तरीके से एक संदेश ये गया है कि चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए जानबूझ करके कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हादसा एक साजिश के तहत तो नहीं किया गया, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा लोगों को पुल पर क्यों पर्ची काट करके भेजने का काम किया गया। इसलिए वो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है, जो दोषी होंगे उनको जेल में डालने का काम करेगी,
और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सजा होगी। चूंकि देखा जाए तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसिंग नहीं है। ममता जी जब बंगाल में थी तो उन्होंने कहा कि बंगाली भाइयों बहनों, मोदी जी को बोला, अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बोला कि सब एकजुट हो जाओ और गुजरातियों की बात ना मानो, ये बोले वो। जबकि प्रधानमंत्री जी के जो वहाँ पर कई जनहित की योजनाएं हैं, उन्होंने लागू करने का काम नहीं किया। आज गुजरात में भी यही है। गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं, उनके मुखिया कौन है? उसके मुखिया जो है गुजरात में, न केजरीवाल हैं गुजरात के रहने वाले, न ममता जी, न राहुल, न सोनिया जी, न खड़गे जी जो नए वो बने हैं, न अखिलेश यादव जी, न लालू यादव जी, कोई भी तो वहाँ का रहने वाला नहीं है। तो अब इस समय वहाँ पर गुजरात का एक गौरव का मामला फंस गया है। इसलिए गुजरात में गुजरात की सरकार बने, और ये इसलिए बने कि लोग वहाँ पर इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं कि जो जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें जनरल डायर अंग्रेज था, उसने कहा गोली चलाओ, लेकिन गोली चलाने वाले हिंदुस्तान के वो व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों की पुलिस में भर्ती होकर के हिंदुस्तानियों पे गोली चलाने का काम किया। इसलिए जो लोग वहाँ पर चुनाव दूसरे दलों के लोग आकर के रह रहे हैं, जो गुजरात के रहने वाले उनके मुखिया नहीं हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी लगातार महंगाई, बेरोजगारी और सेकुलरिज्म को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी इससे डरी हुई है, सच है क्या? बीजेपी नहीं डरी हुई, वही डरे हुए हैं। बीजेपी क्यों डरेगी? बीजेपी तो सेवा ही संगठन के तहत रोजाना काम करती है। अब भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालते ठीक थे, कांग्रेस में ही लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। कांग्रेस में वो पूरी तरीके से सहमति नहीं बना पाए कि दो लोग खड़े थे, दो में से किसी को तय कर लेते कि चलिए भाई एक अध्यक्ष बन जाएगा और एक बैक हो जाइए। नहीं, जब आप कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहे हैं तो दूसरों की जोड़ने की क्या बात करेंगे? तो कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पर कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में वोटर भी शामिल हो रहा है, उनके नेता भी बड़े पैमाने पर शामिल होने का काम कर रहे हैं। जो ये ब्लेम लगा रहे हैं, इस ब्लेम को जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, स्वीकार नहीं कर रही है। जनता का रुझान मोदी जी की तरफ है, और फिर से जो है बीजेपी की ही सरकार बड़े पैमाने पर ज़्यादा वोट पा करके इस बार गुजरात में वहाँ के लोग नारा लगा रहे हैं अब की बार 150 पार। ये गुजरात में गया खुद। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग लगातार कांग्रेस मुक्त भारत होने का दावा कर रहे हैं, बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी आप लोगों को बड़ा टक्कर दे रही है। देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी है, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी ने बनाया, यहाँ एक कानून बना दिया कि 21 साल की उम्र के लोग शराब पी सकते हैं, कानून बना दिया। और एक स्कीम उन्होंने लागू की कि एक बोतल शराब खरीदो, एक मुफ्त में पाओ। तो गुजरात की जनता जान रही है कि ऐसा कानून बनाकर कि जिससे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो, और ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को नशे की तरफ ढकेल करके उनकी प्रतिभा को नष्ट करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नौजवान लड़के और लड़कियों को उनको बर्बाद करने के लिए ये स्कीम लागू की केजरीवाल जी ने, इस तरह का कानून बना करके शराब के लिए। तो वो जनता अपने बच्चों को बचाना चाहती है नशे से, ये नशे की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश या पंजाब में भी आप पार्टी की सरकार आई, और वहाँ पर उनके मुख्यमंत्री जी के दशा को देख करके आज पंजाब की जनता परेशान है कि हमने किसको चुन लिया। अभी अगर पंजाब में चुनाव हो जाएंगे, आप पार्टी पूरी तरीके से वहाँ हार जाएगी,
और अगले चुनाव में दिल्ली में भी जब चुनाव होगा तो आप पार्टी निश्चित तरीके से हारेगी, केजरीवाल जो है निश्चित तरीके से हारेंगे। गुजरात में जो एक टक्कर देने की बात कर रहे हैं, ये बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं। वहाँ कोई टक्कर नहीं है, केवल ये शिगुफा छोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये करके लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ की जनता केजरीवाल से अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए इनकी पार्टी को वोट ना दे करके कमल पर वोट देने जा रही है और बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। जो वादा करने का काम आप कह रहे हैं कि वादा कर रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा ही आरोप भाजपा पर भी लग रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, हालांकि कमेटी बन चुकी है। अब कुछ वैसा ही ऐलान गुजरात चुनाव से पहले हुआ है। विपक्ष कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा नहीं, केवल जनता का मत लेना है, वोट लेना है, इसलिए ये प्रलोभन है। देखिए, इससे दो अर्थ निकल के आते हैं। अगर ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हमारी पार्टी करती है, हमारी सरकार करती है, और जनता अगर वोट देती है इस इशू पर, इसका मतलब जनता चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। दूसरा मत यह है कि विपक्ष, बात ये निकल के आती है कि विपक्ष जो है नहीं चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो विपक्ष ये नहीं चाहता, तो इस बात की, विपक्ष की इस बात को जनता स्वीकार नहीं करती है, तो वोट देगी। और हमारी सरकार जो है निश्चित तरीके से, जिस तरीके से राम जन्मभूमि बनाने में एक जनमत तैयार हुआ, उसी तरह कॉमन सिविल का कोड लाने पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पे पूरा एक जनमत तैयार करके निश्चित तरीके से उसको लाने का काम करेगी ही करेगी। अगर योगी जी की बात करें तो योगी सरकार आने से पहले पूर्वांचल का विकास रुका हुआ था, लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनारस से और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विकास तेजी के साथ हो रहा है। इसके बावजूद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना किसान अभी भी नाराज चल रहे हैं। क्यों? गन्ना किसान नाराज नहीं है, कुछ किसान राजनीति करके और अपनी इमेज को चमकाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। किसान नाराज होता तो वोट क्यों देता? बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, उसके बाद भी बीजेपी को वोट मिला। जो लोग इस आंदोलन को चला ही रहे हैं, वो लोग भी बीजेपी को ही वोट करेंगे और करते हैं। तो डेवलपमेंट चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे पश्चिम का हो, पूरे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट की बात है। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे काम कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, और पूरा देश, जो इस देश, अपने देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे लेने जाना चाहता है, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। और मैं तो अब समझ रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज भी अब मोदी जी की तरफ झुकाव ले रहा है, उनकी नीतियों की तरफ झुकाव ले रहा है, और वो भी वोट पोल करेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कमल को वोट देने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज भाजपा के साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरीके से मदरसों, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सर्वे हुआ, इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, आखिर ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? देखे होंगे आप कि मदरसों की जांच में मुसलमान खिलाफ नहीं हुआ, आम मुसलमान ने खिलाफत नहीं की, कुछ लोग किए, कुछ मौलाना लोग और कुछ मुसलमानों के लीडर बनने के लिए। मदरसों की जांच उत्तर प्रदेश में हो रही थी, खिलाफत कर रहे थे ओवैसी जी, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, दरकिनार हो गए। उसी तरीके से जो लोग मौलाना भी खिलाफत कर रहे थे, तो जो फर्जी चल रहे हैं। मुसलमान भी चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, लड़के हों या लड़कियां, उनको दुनियावी शिक्षा मिले, हर प्रकार की शिक्षा उनको मिले। मुसलमान भी अपने बच्चों को चाहता है, लेकिन जो बगैर मान्यता प्राप्त किए हुए, बगैर रजिस्ट्रेशन कराए हुए अपना मदरसा चला रहे हैं, जिसमें बच्चों का नाम लिखा है भी कि नहीं लिखा है, कौन उनको पढ़ा रहा है ये पता नहीं, तो कौन अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है? इसलिए वो सारे मुसलमान खुश हैं जो लोग अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग मदरसों की जांच में उन लोगों ने खिलाफत करने का काम नहीं किया। रही वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात, तो शरीयत कहती है कि जो वक्फ की ज़मीन है वो कमज़ोर तबके के लिए है। उसमें जो है, जिन लोगों को घर नहीं मिलते, आवास नहीं मिलते, तो उसमें आवास बनाए जाएं, लोगों को दिए जाएं। ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं,
या ऐसे लोग जो बेसहारा हैं, उन लोगों को उस संपत्ति से जो इनकम होती है उनको सहारा देने का काम किया जाए। जब उसमें कुछ भूमाफिया कब्जा कर लेंगे और उसको अपनी बिल्डिंग बना करके खड़ा कर लेंगे और लोगों को की मदद करने के बजाय शरीयत का उल्लंघन करने का काम करेंगे, तो योगी जी ने तो उसकी जांच करा करके एक तरीके से शरीयत का पालन कराने का काम कर रहे हैं। इससे मुसलमान खुश है, आम मुसलमान खुश है। कुछ लोग नाराज़ हैं जिनका नुकसान हो रहा है, जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे। बाकी आम मुसलमान जो कुरान को मानता है और शरीयत को मानता है, वो योगी जी की इस कार्रवाई से खुश है। अब ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है पूछताछ के लिए। लगातार विपक्ष ये केंद्र पर आरोप लगा रहा है कि दरअसल केंद्र सरकार विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है और इसीलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये जो ईडी जांच करती है, कहीं कोई शिकायत मिलने पर ही करती है। अब वो अगर ये कहें कि इससे विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो क्या विपक्ष किसी एक आदमी के सहारे चल रहा है? या ऐसा काम करे ही क्यों जिससे ईडी की जांच शुरू हो? ये तो उनको सोचना चाहिए। अब इससे बचने के लिए उनके द्वारा किए गए ऐसे काम जो जन विरोधी हैं, कानून विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, ऐसे जो काम किए गए हैं जो जनहित में नहीं हैं, जो उसमें वो लिप्त पाए गए, तो उसकी जांच अगर ईडी कर रही है तो उससे बचने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये केंद्र सरकार पर और मोदी जी पर ब्लेम लगाने का काम करते हैं, जिसको जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये झूठा ब्लेम है। इसलिए उनके बहकावे में, विपक्ष के बहकावे में जनता नहीं आ रही है, बल्कि उस कार्रवाई को सही मान रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया और कहा है कि 2024 में गैर बीजेपी दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। आपको लगता है क्या ऐसा होगा? गैर बीजेपी दल मिल सकते हैं, लेकिन सरकार कैसे बना लेंगे? क्योंकि गैर बीजेपी दल में जितने भी दल हैं उनके मुखिया सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब खड़गे जी अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी ख्वाहिश रहेगी, अखिलेश जी की अलग, लालू जी की अलग, ममता जी की अलग। तो इन सब लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिश है रहेगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये एकजुट हो सकते हैं, लेकिन एकजुट होकर के एक संयुक्त रूप से किसी को एक लीडर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। इसलिए आने वाले समय में ये एकजुटता की चाहे जो कुछ बात करें, ये दल एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इनका एक वोट जो है वो एकजुट नहीं होगा। इनका जैसे ये सब एकजुट होंगे, इनका वोट विकसित भारत बनाने के लिए, सबको ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए, दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा और कमल पर बटन दबाएगा और ज़्यादा पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत करके आएंगे। आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, अक्सर आपके निशाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों रहती हैं? इतनी नाराजगी किस बात को लेकर? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है। बात यह है कि बहन जी ने, मायावती जी ने ये नारा दिया था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर मेरे मिशन को कोई आगे ना ले जाए, मेरे कारवा को, तो वहीं छोड़ दें, पीछे ना ले जाएं। बहन जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, गरीब तबके के, अपर कास्ट हो या मुस्लिम हो, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकरवादियों के साथ धोखा हुआ। उदाहरण मैं दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमोशन में हुआ लोगों का, और उस प्रमोशन में केवल हाई कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन मांगा था। आप क्लेरिफिकेशन देने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अखिलेश यादव जी की उस समय जो सरकार, मुलायम सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था, समाजवादी पार्टी ने, कि हमारी सरकार आएगी तो अनुसूचित जाति के लोग जो प्रमोट किए गए उनको हम डिमोट कर देंगे। सरकार आ गई तो उन्होंने डिमोट कर दिया। तो समाजवादी पार्टी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कट्टर विरोधी है, दुश्मन है। कई लाख लोगों को डिमोट कर देने का काम किया।
बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए कोई काम नहीं किया, केवल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई, अपनी लगाई, काशीराम जी की लगाई, बस पार्क बनवाए। मिशन को नहीं माना, डॉक्टर अंबेडकर को माना, मिशन को नहीं माना। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, 67 सीटें आपकी थी और 176 सीटें बीजेपी की थी उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आप उस समय लागू कर सकती थी कि जिनके पास आवास नहीं है सबको आवास दिए जाएंगे, लोगों को शौचालय दिए जाएंगे, लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, ज़रूरत की सारी चीज़ें उनकी पूरी की जाएंगी। ऐसे कानून बनाते डॉक्टर अंबेडकर, यही तो चाहते थे। तो वो काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो आपकी जिम्मेदारी, आपने ठेका ले रखा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बीजेपी करेगी पूरा, आपने नहीं पूरा किया। फिर उसके साथ में और लोगों को, काफ़ी लोगों ने वेट किया, 3 बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया मायावती जी को, इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करो, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के, अपर कास्ट लोगों को या अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के अनुसार पूरा करने का काम करो। और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए आप काम करो। नहीं किया आपने। जाति विहीन समाज स्थापना के बजाय आप खुद जाति सम्मेलन करना शुरू कर दिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर तो एक तरीके से कुठाराघात था। और फिर भी अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अगड़े वर्ग के लोगों ने भी आप पर भरोसा किया और 2007 में पूर्ण बहुमत देकर के आपको सरकार बनाया। क्योंकि बार बार आप कहती थी पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत बनाया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब भी आपने पूरा करने का काम नहीं किया। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।